किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम हर बार की तरह फ़ोन इन कार्यक्रम लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। आज भी हम फ़ोन इन कार्यक्रम लेकर के हाजिर हैं। आज का जो विषय हमने चुना है वो है गेहूं की कटाई और गहाई में सावधानियां। इस विषय पे हमने जो आमंत्रित हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर हरिरोम, जो कि पूर्व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जो आज बातचीत करेंगे वो करेंगे गिरधारी भाई। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322। जो भाई फ़ोन पे इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहें वो स्टूडियो में सीधा फ़ोन करके और अपनी कोई भी बात का जवाब ले सकते हैं, कोई भी समस्या का निदान करवा सकते हैं। कुरुक्षेत्र से बाहर के जो श्रोता हैं उनको चाहिए कि वो 221 322 से पहले एसटीडी का जो कोड है कुरुक्षेत्र का वो लगा लें। और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744 01744 और फ़ोन नंबर आगे लिखें 221 322। तो आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और आपने पता है कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में आज का जो हमारा विषय है गेहूं की फसल की कटाई व गहराई में सावधानियां। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर हरिओम, जो पूर्व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। साथ ही अपनी समस्या का समाधान या कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो उनके लिए स्टूडियो का फ़ोन नंबर रहेगा 201 322। जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक होगा, जो होगा 01744। यानी हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर रहेगा 01744 201 322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, किसान साथियों की फसल है, पक्के तैयार हो गई है, एक बड़ी उम्मीद लाए बैठे हैं कि मंडी में फसल जाएगी, अच्छा पैसा आएगा, अच्छी आर्थिक स्थिति होगी। लेकिन उन सब चीज़ों के साथ कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। सावधानियां कि उस फसल को वो जो है आराम से काटें, सावधानी से काटें और उसको गाहें और मंडी में लेकर जाएं। तो आज का जो हमारा प्रश्न आपसे ही है कि गेहूं की कटाई में कौन सी मुख्य सावधानियां रखनी पड़ेंगी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। गिरधारी लाल जी, ये ऐसा समय है जब किसान 5 से 6 महीने तक सख्त मेहनत करता है, अपनी फसल का रख रखाव करता है, उसका पालन करता है, उसमें खाद पानी देता है और उसको बच्चे की तरह पालता है। अब ये वो समय है जब हमें इसके रिजल्ट मिलने का टाइम है। तो ये जो अब लगभग हमारी फसल पक कर तैयार हो चुकी है और कुछ किसान भाई इसकी हार्वेस्टिंग भी करनी शुरू कर दी है, तो इसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जी। जैसे इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं इस टाइम। तो हम बात कर रहे थे गेहूं पक के तैयार हो गई है और उसमें हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। इस समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं क्योंकि ये जो समय है और अगला कटाई के तुरंत बाद का जो समय है जी,
ये लगभग 1 महीने का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में किसान भाइयों को बहुत सावधानी से काम करना होता है, क्योंकि यहाँ कोई चूक हो जाती है तो उसमें उसका नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। एक तो कटाई से पहले, अच्छा, दूसरा कटाई के दौरान जी, और तीसरा कटाई के बाद। तो जो कटाई से पहले जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि जो हमारी फसल है और दाना है जी, उसमें नमी सही हो, जी, उसमें ज़्यादा नमी ना हो। जी, जैसे सख्त हो गया वो दाना, मुंह में चबा के देखते हैं लगभग 12% 13% पे लेते हैं मंडी में, जी, और इससे ज़्यादा अगर नमी हो जाती है तो वहाँ बेचने में दिक्कत आती है और किसान को भी समस्या मतलब जैसे मुंह में दाना लेंगे उसमें कट की आवाज आएगी, हाँ ठीक ना, हाँ, जब कड़क की आवाज़ आती है उसमें तो समझो तैयार है और उसकी एक हार्वेस्टिंग जो है हम कर सकते हैं उस टाइम पे। इससे पहले करेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। जी। तो दूसरा ये है कि अगर कटाई के टाइम पे कई बार उस टाइम पे बूंदाबांदी शुरू हो जाती है तो उसमें मशीनरी का भी खराब होने का डर रहता है, तो उस टाइम पे हार्वेस्टिंग ना करें, रोक दें कुछ टाइम के लिए, और जब तक मान लो बूंदाबांदी भी हो जाती है तो फसल जब सूखती है, उसके नमी नहीं रहती, तो उस टाइम फिर हार्वेस्टिंग उसकी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो एक मशीनरी हम यूज करते हैं, जी, ट्रैक्टर या कंबाइन जी, या थ्रेशर, तो उसकी एक अच्छी तरह से सर्विस करवा लें पहले। प्रयोग करने से पहले, हाँ, प्रयोग करने से पहले उसकी ऑयलिंग करवानी है, सर्विस करवानी है, क्योंकि बेल्ट होती है, पुल्ली होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी रुकावट आ सकती है, और बीच में अगर रुकावट आती है तो उसमें फिर नुकसान होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो उसको अच्छी तरह से चेक करके रखें, और जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर या कंबाइन वगैरह है, ये देख लें कि उसकी अगर प्रॉपर सर्विस नहीं होगी तो कई बार चिंगारी फेंकने लग जाता है और गर्म हो जाता है इंजन उसका। जो खलियान उसमें आग लग सकती है, हाँ, खलिहान में या खेत में उससे आग लग सकती है, तो उसको में चिंगारी रोधक जैसे उसको और सर्विस ठीक से तरह से करवाएंगे तो इस समस्या नहीं आएगी। फिर ये तो हो गया पहले जी, जो हमें तैयारी रखनी है अपनी। डॉक्टर साहब, पहले में एक सवाल है कि जब मान थ्रेशर का प्रयोग करते हैं तो उसको हम जब गाड़ते हैं किस हवा के किस साइड में उसको हमें गाड़ना है, क्या इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा विशेष? हाँ, जैसे हमारे ऊपर ना आए वो जो हवा जो तूड़ी जो निकलती है ना उसमें से हमारे ऊपर ना आए वो, अगर उल्टी हवा की दिशा में हम रख लेते हैं तो हमारे ऊपर आती है और उसमें विघ्न आता है फिर काम करने में। तो उस हवा का ध्यान रख के भी इसमें हमें काम करना होता है। जी। अब दूसरा है कि कटाई के समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी। सबसे पहले तो जो काम करने वाले हैं, चाहे लेबर हो या सो कोई गैरा लगान लग रहा हो या मशीनरी के साथ जो भी काम कर रहा होता है आदमी, उसके कपड़े टाइट हों, जी, लूज ना हो, बाजू में लूज ना हो। और अगर महिलाएं साथ में काम कर रही हैं तो जो सिर के बाल होते हैं वो टाइट होने चाहिए, लूज ना होने चाहिए, ताकि उलझे नहीं कहीं पर। जी। और इसके साथ साथ जो हमारे मान लो हम काटते हैं या थ्रेशर के लिए इकट्ठा करते हैं खेत में, तो कोशिश करें कि सारी जो कटाई है, सारी जो वो एक जगह इकट्ठा ना करें खेत में, उसको 2-3 जगह किले के अंदर जैसे इकट्ठा करें और फिर ज़रूरत के हिसाब से उसको एक जगह ले आके और उसकी थ्रेशिंग करते रहें। और एक बात का और ध्यान रखें कि खेत में बीड़ी या सिगरेट, जैसे ट्रैक्टर का चिंगारी का मैंने बताया, किसी भी तरह जैसे ट्रांसफार्मर है उसके नीचे उसके आसपास ना हो, और बिजली के तार या रेलवे की लाइन, सड़क, तो ट्रांसफार्मर, इनसे दूर इसका प्रबंध करें थ्रेशिंग का। और जो अनाज का भंडारण करते हैं या रखते हैं उसको और उसको थ्रेशिंग करके जैसे ट्रैक्टर में डाल के ले जाते हैं, तो इनसे दूर रखने की कोशिश करें, जहाँ एक खतरा ना रहे, चिंगारी ना रहे, आग की संभावना ना रहे। इसके अलावा कई बार दुर्घटना हो जाती है जी, उसके लिए पानी का प्रबंध होना बहुत जरूरी है। वहाँ कोई अपना खड़ा खोद ले कोई, या कुछ और चीज़ ऐसी है, टप्पू रख ले, पानी, अच्छा पानी रख ले वहाँ पे। हाँ, पानी रख लें, या कोई ऐसी एक चैनल या खाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर पानी भर दिया जाए उससे पहले या खड्डा खोद लिया जाए उसका, तो पानी का प्रबंध यानी कि होना चाहिए। क्योंकि कई बार लाइट नहीं होती उस टाइम पे, लाइट काट देते हैं। ड्राम भर ले पानी के, हाँ, ड्राम भर लें उस तरह से। तो थोड़ा साधन मतलब ठीक सा करना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि लाइट रहती नहीं है ट्यूबवेल चलाने के लिए उस टाइम पे, क्योंकि काट देते हैं ताकि इसमें कोई बिजली की वजह से समस्या ना पैदा हो। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि फायर ब्रिगेड का नंबर जरूर होना चाहिए। अच्छा, जैसे 101 नंबर फायर ब्रिगेड का है, और एम्बुलेंस का 102 है। कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की, ये फीड होना चाहिए हमारे मोबाइल में। और एक नेशनल इमरजेंसी सर्विस है 112। अच्छा,
ये 3 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। यानी 101 फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस का 102 102 और 112 जो है 112 जी। और पुलिस का तो पता ही होगा 100 नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जैसे हमने काट ली ना, जैसे कंबाइन से काटी है या थ्रेसर से निकाली है गेहूँ, तो उसको सुखा कर साफ करके ही प्रोड्यूस को मंडी में लाएं ताकि आगे कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। फिर यहाँ एक मेरा सवाल है, अब हम क्या करते हैं, आपने थ्रेसर पे लगा दिया बंदा और लगातार उसी को चला रहे हैं, आप थक गया हो, तो ऐसे में क्या उसको दुर्घटना होने की संभावना है? हाँ बिल्कुल है। जैसे उसका पथनाड़ा होता है, उस पे भी ऊपर ढक्या होना चाहिए कुछ 45 से 1.5-2 फीट के करीब। और एक आदमी लगातार काम करेगा, थक जाएगा, उसमें नींद भी आ सकती है, उसमें हरकत भी हो सकती है शरीर में, और उसमें दुर्घटना की संभावना। क्योंकि अक्सर देखते ना, नींद में आ गया, गैर लगा रहा, उसके हाथ ही आ गया, हाथ कट गया, अक्सर घटना घटती है हाथ कटने की नींद के अंदर, वो तो लगातार बदलते रहे, मतलब कुछ बदलते रहे और हाथ में कड़े वगैरह का यूज ना करें जी, तो उसमें उलझने की डर रहता है। और डॉक्टर साहब आपके माध्यम से एक बात और जुड़ी कि बहुत से साथी नशे का प्रयोग करते हैं जब ड्रामे पे होते हैं, तो वो कितना खतरनाक है? वो तो गिरधारी लाल जी बहुत ही खतरनाक है, इस पे समझौता नहीं करा जा सकता है। क्योंकि नशा तो देखो एक होश को खोने वाली बात है जी। नशे का आदमी यूँ करता है कि भाई जब कोई भी काम ना हो तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ये बहुत बुरी बात है। लेकिन जब इतना इंपॉर्टेंट काम, इतना महत्वपूर्ण काम हम कर रहे होते हैं, थ्रेशिंग कर रहे होते हैं, जिसमें जान की जोखिम होती है, अपनी 6 महीने की मेहनत का रिजल्ट मिलना होता है, तो उस टाइम पे ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि फसल तो आपने ले ली, लेकिन सारी वो आपके शरीर भी गया, आपका फसल भी गई, सारा कुछ गया, सारा पैसा भी लग लेगा, घर बर्बाद हो जाता है इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अब तीसरी अवस्था आती है जी, कटाई के बाद। जी, कटाई कर ली हमने, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फेज है जी। जी, इसमें क्योंकि जिसके ऊपर सरकारें बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं, बहुत स्कीम में आ रही हैं, बहुत मशीनरी आ रही हैं, जी, बहुत लाखों का करोड़ों का एक सब्सिडी दी जा रही है किसानों को। ये 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जी, किस लिए दी जा रही है कि जो अवशेष आते हैं फसल के, जी, उसमें आग ना लगे और उन अवशेषों को खेत में ही प्रबंधन किया जाए, खेत में ही मिलाए जाएं, क्योंकि एक तरह से वो ताकत होते हैं खेत जी। अगर वो खेत से बाहर चले गए या उसमें आग लगा दी जाती है तो उसमें खेत का भी नुकसान होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो जो खेत का जैविक कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन, वो जल जाता है, और उसमें खुराक जो होती है खेत में वो भी जल जाती है। और इसके अलावा जो ऊपर जैसे जब तपन लगती है ज़मीन को तो सख्त लेयर बन जाती है जी। सख्त लेयर बनने से क्या है कि जैसे भट्ठे की ज़मीन के आसपास आपने देखा होगा तो बहुत सख्त हो जाती है, उसमें खेती नहीं ले सकते आप अगले सालों में। दूसरे पहले फोन ले लें। हेलो, हाँ जी सर नमस्ते, मैं दोबारा से संजीव कुमार बोल रहा हूँ जी, से। जी संजीव जी। अच्छा सर, वो मैंने अपने प्रश्न का जवाब नहीं सुना जी। आपने प्रश्न दोबारा करो, आपने फोन काट दिया ना, प्रश्न दोबारा करो अब। हाँ तो प्रश्न ये है सर कि वही हम जमींदारों के खेत में गेहूं काटने का काम करते हैं साल बचपन से ही, और आजकल भी काट रहे हैं सर। तो अगर हमें स्वास्थ्य समस्या हो जाए तो सरकार की तरफ से वही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना, एग्रीकल्चरल लेबर संजीव जी, सरकार की तरफ से कोई मदद मिले डॉक्टर साहब। क्योंकि सर हाँ संजीव जी सुनिए डॉक्टर साहब। ठीक है, नमस्ते जी। आप क्या मतलब खेत में एज लेबर काम करते हैं? तो आप मतलब अपने प्रश्न का जवाब दो। इन्हें कहना मतलब है कि ये खेत में काम करते हैं, चाहे ड्रामे पे हो, चाहे मजदूरी के रूप में, जिस मर्जी रूप में है, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो सरकार इनको क्या सहायता कर पाएगी? इनका कहने का मतलब ये है। तो सरकार ने इस तरह की स्कीमें दी हुई हैं कि अगर खेत में दुर्घटना हो जाती है तो उसके मदद करने के तरीके इस तरह के दिए गए हैं। तो इसके बारे में एक जानकारी सरपंच या गांव के लेवल पे या दूसरी लेबर होती है या जिसके खेत पे काम करना होता है उसके साथ क्लियर इसके बारे में बात करें आप जी। और उसके अलावा हमने एक आगे जो दुर्घटना के लिए एम्बुलेंस आपके पास है या 102 उसका नंबर आप करें, एम्बुलेंस आपके पास आएगी। हाँ जी। तो अब जैसे कटाई के बाद की मैं बात बता रहा था आपको कि खेत में कटाई करने के बाद एक तो जैसे रीपर का प्रयोग करते हैं जी, उसमें जो अवशेष पड़े हुए होते हैं उसका भूसा बन जाता है जी, लगभग आधा पौने के करीब उसका भूसा बन जाता है और 15-20% नीचे रह जाता है। तो जो 15-20% है उसमें भी कई किसान भाई आग लगा देते हैं, जबकि उसको प्रबंधन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जरूरी है वो चीज़। और वो अवशेष खेत में अगर रहेंगे ना तो हमारे जो खेत में जो सूक्ष्म जीव हैं जी,
जिनको माइक्रोब्स बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या केंचुए होते हैं, वो जान होते हैं खेत की। जी। वो हमारी मिट्टी को जिंदा रखते हैं। जी। अगर वो जल जाते हैं और पोषक तत्व जल जाते हैं और जीवाणुओं के लिए कुछ खाने के लिए नहीं बचता, हमारे मित्र कीट भी उसके अंदर हैं, कीट भी मर जाते हैं उसमें। तो जो जीवाणु हैं उनका भोजन कार्बन होता है। जी। कार्बन अवशेषों में मिलता है। जी। या जैसे आपने ढैंचा बो दिया या अवशेष जो बच गया ना 15-20%, तो वो अवशेष ऐसे होते हैं, उनके लिए खाना होता है वो। जी। और वो एक अगर ना होना तो फिर भी वो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जो बढ़ोतरी है वो कम होती है। लेकिन वो अगर खाने के रूप में अवशेष खेत में है तो उनकी बढ़ोतरी होती है, केंचुए बढ़ जाते हैं खेत में और खेत को उपजाऊ बनाते हैं। जी। तो इसके अलावा जो मैं बता रहा था कि ऊपर की जो लेयर है। डॉक्टर साहब पहले फोन ले ले। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं संजीव कुमार हूँ जी। अभी सर मेरी बात का जवाब। संजीव जी, आप फोन साथ ही काट देते हो, बात का है जवाब कैसे मिलेगा? आप साथ फोन काट देते हो, बात सुनते है नहीं आप। हाँ जी, आप बात सुनिए ना, फोन मत काटो, बात सुनो पहले, फोन मत काटो। फोन नहीं काटना आपने, बात सुनना है आपने। चलो ठीक है सर। हाँ डॉक्टर साहब जो बात। संजीव जी, ऐसा है कि आप एक तो जो लेबर डिपार्टमेंट में ये स्कीमें इस तरह की होती हैं, जैसे एज लेबर काम कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो लेबर डिपार्टमेंट में आप इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम में हैं? नहीं सर, मतलब मैंने तो पता किया है पहले ही, जो पिछले महीने में लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा में फोन करके देखा है, तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर का तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुझे मिला प्रोविजन। उनकी वेबसाइट भी चेक करी है जी। अच्छा, फिर आप आप क्विंटल देते हैं यहाँ पर गांव में, मतलब 1 किले का काटने का, और 4 पलिया ये तो 5 पलिया उसकी देते हैं सर, 4-5। ऐसा है संजीव जी, यहाँ पे हम टेक्निकल बात। हाँ, जो आपको कटाई गहराई में समस्या तो हम कर सकते हैं। आज स्कीम के लिए जो स्कीम के एक्सपर्ट बुलाएंगे उनसे बात करना। आज तो ये बात कर रहे हैं कि गेहूं के काटने में गहराई में अगर कोई समस्याएं आती है, कोई समस्या आती है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। जो स्कीमों के विशेषज्ञ हम दूसरा बुलाएंगे तब उनसे बात करना आप। तो मैं बता रहा था किसान भाइयों के कि जो आग लगने से ऊपर की जो सतह है उसके पोषक तत्व जल जाते हैं, उसके जीवाणु मर जाते हैं, केंचुए वगैरह मर जाते हैं, मित्र कीट मर जाते हैं। तो जमीन में जब उसको उपजाऊ बनाने वाली सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, यानी कि जमीन सख्त हो जाती है ऊपर, और ऐसी जमीन पानी पीना कम कर देती है। और जो कुछ नमक होते हैं पानी में, थोड़े या ज्यादा सब जगह होते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर नमक अपने होते हैं और वो पानी के अंदर छोड़ती है। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं, उपजाऊ जमीनें होती हैं, जो वो नीचे चले जाते हैं पानी के साथ रिस्क, या कम होते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मान लो थोड़े से ज्यादा नमक हो तो उसमें एक सख्त लेयर बन जाती है ऊपर के, वो नीचे नहीं जाते, फिर ऊपर इकट्ठे होने लग जाते हैं। ऊपर इकट्ठे होने में जमीन और भी कम पानी पीने लग जाती है। एक तो आग की वजह से कम पानी पीने लग जाती है, दूसरा नमक इकट्ठा होने लग जाता है तो उसकी वजह से और भी कम पानी पीने लग जाती है। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि मान लो फसल खड़ी है हमारी, धान या गेहूं कोई भी है, तो पकाई के टाइम पे जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है और हमने पानी दे रखा होता है, तो वो पानी खड़ा हो जाता है, पीती नहीं फसल, और हल्की सी हवा चलते ही फसल गिरने की संभावना बन जाती है और उसको उगाड़ा उकासा हम कहते हैं कि तनागलन हो गया इसमें। और उसके लिए करोड़ों की दवाइयाँ, खासतौर पे धान में तो करोड़ों की दवाइयाँ पड़ती हैं लास्ट में जाकर, जबकि गलती हम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक मोटा संदेश देता हूँ कि अगर हमने 99 अच्छी बात करी है, एक अगर आग लगा दी खेत में तो 99 गुणों को धो देता है। जी बिल्कुल। ये तो एक मैं कहता हूँ बच्चों के लिए दुश्मनाई है। मतलब हम अवशेषों में आग लगा रहे, अपने भविष्य और अपने धन में आग लगा रहे हैं। धन में आग लगा रहे हैं। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से, बुजुर्गों से हिसाब लेना चाहिए इस चीज़ कि हमें क्या दे के जाना। मतलब कुछ हमारे किसान साथी सोचते हैं कि शायद हमें इसलिए कह रहे हैं कि भी आग ना लगाओ, इसलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं, वरना सच्चाई बात यह है कि उस बात का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम वैसे नहीं कहते कि खासकर जमीन जो आप अपने बच्चों को एक बंजर जमीन दे के जाएंगे, बिल्कुल ये मान के चलना पड़ेगा हमें। आप तो उसका आनंद ले रहे हो, फूकोगे, लेकिन आपके बच्चे ये कहेंगे हमें क्या दे के गए हैं। मतलब बहुत ये एक नुकसान की बात है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो वातावरण का पोल्यूशन है, जैसे कई बार देखते हैं कि खेत में से आग आ जाती है और वो आसपास की सड़क में भी आग लग जाती है, घास सूख जाता है गर्मी में, तो आने जाने वाले जैसे मोटरसाइकिल वाले या ऐसे बहुत एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं या आग भी लग जाती है उनका। तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो होता ही है, सांस का है, जैसे बच्चों के लिए है, जो वो उनके लिए समस्या ये करता है। तो इसके लिए मैं एक और बात बताऊंगा कि मैं कई बार किसानों से बात करता हूँ, उनको कहता हूँ कि आग नहीं लगानी खेत में, वो कहते हैं जी हमारे बस की बात नहीं है।
तो मैं पूछता हूँ क्यों बस की बात नहीं है कि साइड में से आग आ जाती है, जब आती है तो सैकड़ों किलो किले उसमें जल जाते हैं जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर सही नीयत है, किसान ऐसे भी आते हैं जो आग नहीं लगने देते अपने खेत में, चाहे चारों तरफ कैसी भी आ जाए, उसके लिए क्या करना है कि काटते ही या तो खेत बांधो आप, और खेत पूरा नहीं बांधे तो कम से कम बाहर की 2 अड़ाई 3 अड़ाई 4 अड़ाई तो बांधो, उसमें बाहर की आग उसमें ना बढ़े। जी। मैं तो कहता हूँ तुरंत उसको बांधो और वो अपने आप गल जाएगी, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आधी बारिश हो जाएगी और जब एक आधा पानी उसमें आएगा तो वो अपने आप ही गल जाएगी और खेत की ताकत ही उनको बाने का फायदा ही है कि गलेगी, अच्छे जमीन में बैठ जाएगी, ताकत जमीन लेकर रखेगी, नुकसान नहीं होगा, बाने का ही फायदा उनको मिलेगा। हाँ जी, मतलब फिर भी मान लो कोई ऐसा साधन ना है तो बाहर की जो 2-4 चक्कर अगर खेत में लग जाएं तो वो बाहर से आग नहीं बढ़ेगी खेत में जी। तो उसमें हिसाब से फिर आपके जो खेत की ताकत बढ़ेगी और अगली फसल भी अच्छी होंगी उसमें, और जो नुकसान है ना जो जलने से वो भी नहीं होंगे जी। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा जो हमें इस आने वाले टाइम में काटते ही करने की ज़रूरत है जी। जो 10 या मतलब 15 मई तक जी। जैसे अब 15-20 तक तो ये इसकी हार्वेस्टिंग चलेगी जी। गेहूं की, तो अगला 20 से 25 दिन का टाइम जो हमारे पास होता है तो बहुत महत्वपूर्ण है खेत की तैयारी के लिए, अगली फसल की तैयारी के लिए जी। तो उसमें सबसे पहला मैं कहूँगा कि अपनी मिट्टी के यही टाइम होता है, मिट्टी के और पानी के सैंपल टेस्ट करवाएं, जांच करवा लें, उसकी जांच करवा लें, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें ऐसे नमक हैं जो जिप्सम से ठीक हो जाते हैं जी। कुछ ऐसे नमक हैं जो जिप्सम से भी ठीक नहीं होते जी। उनका केवल हमें प्रबंधन करना पड़ता है और ऐसा प्रबंध करना पड़ता है खेत में पानी ही कम देना पड़े जी, क्योंकि जितना पानी देंगे। डॉक्टर साहब पहले फोन ले लें। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कन्नड़ी से जी। आपका नाम? जोग सिंह। हाँ जी, क्या पूछना है? और जी ये पूछना था, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसमें फसल में अवशिष्ट में आग ना लगाओ कणकाड़ा में। हाँ जी। तो जी इसमें जो खरपतवार है उनके बीज है उनका केकरा अगले सीजन में बहुत गुल्ली डंडा उग जाता है, क्या करें उसका? डॉक्टर साहब। हाँ जी, बहुत वाजिब है आपका प्रश्न इसमें। हाँ जी, इसका हमने सोल्यूशन करो इसका। हाँ सुनिए, आप सुनिए। इसमें देखियो वो तो मंडूसी के कई कारण हैं जी आने के। ना जी इसका बीज की बात करें आप, आग लगाने की कौन मना करो, आग लगाने का। हाँ हाँ तो हाँ उसकी उसकी बात सुनो तो मेरी बात सुनो आप। मैं 2 बातें कहता हूँ आपको। एक तो ये है कि मंडूसी का इलाज तरीकों से किया जाए तो इलाज हो जाएगा, नंबर 1 बात। अच्छा जी। नंबर 2 बात, मान लो मंडूसी का कंट्रोल कम है, मान लो आपकी बात मान लेता हूं मैं, लेकिन जलने का जो नुकसान है वो कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा आपकी अगले बच्चों के लिए। हाँ जी, मंडूसी से ज्यादा है उसका। हाँ जी, उसका कोई मुकाबला नहीं नुकसान का जी। अच्छा जी। दूसरा क्या है कि जैसे मंडूसी पे मैंने काम किया, मैं तो 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। हाँ जी। कि एक तो आप थोड़ी सी अगेती बोएं गेहूं को। गेहूं कितनी बोएंगे अगली? हाँ, 20 अक्टूबर के बाद, अगर 30 अक्टूबर तक आप बोएंगे ना, अच्छा जी, तो उसमें आपकी जो मंडूसी है वो कम आएगी। अच्छा जी। दूसरा क्या है कि इसका खेत में पड़ा रहता है ना बीज, तो हाँ जी। और धान लगाते हैं, जब पाड़े काटते हैं आप, कद्दू करते होंगे ना खेत को। हाँ जी, कद्दू करा जी। तो इसका मैं मोटा सा इलाज देखो कहाँ से बताऊंगा आपको। इसमें क्या करना है आपने, जैसे अब आपके बीज पड़ेंगे मंडूसी के। हाँ जी। तो उसमें पहली बात यह खेत की लेवलिंग करें आप। अच्छा जी। जो लेजर लेवल है उससे लेवलिंग करें, और मंडूसी का आपने पता है कि बहुत छोटा बीज होता है। हाँ जी। होता है ना। हाँ जी। तो उसका बहुत ही ऊपर से जमता है वो। ठीक है साहब। मोटा बीज होगा तो गहराई आ जाएगा ना, जैसे चना है, मक्की है, गहराई आ जाते हैं वो तो। हाँ जी। लेकिन ये सारा मुश्किल तो आधे इंच तक नहीं जम पाता ये। अच्छा जी। कि इसमें ताकत नहीं है, इसके बीज में इतनी ताकत नहीं है कि इसके गुंडे को ऊपर फेंक दे वो। हाँ जी। तो इसमें क्या करना है आपको, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इस पर रिसर्च करी है काफी, कि लेवलिंग करके हाँ जी खेत में थोड़ा पानी लगाएं। अच्छा जी। क्योंकि लेवलिंग नहीं होगी तो खेत में पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा आपने। ठीक है साहब। मानो ना। हाँ जी। और कोना में नीचा हो जाए खेत आपका, हाँ जी। तो उसमें पानी ज्यादा भरोगे, पाड़े काटोगे तो झाल लगेंगे उस खेत में किते किते। ठीक है बात। किते सूखा है, किते पानी खड़ा है।
हाँ जी। तो ये इतना हल्का बीज है कि सारा ऊपर आ जाएगा आपका। हाँ जी। ठीक है। दूसरा, लेवल करके आपने पानी हल्का लगाया इसमें। हाँ जी। और फिर अगर पाड़े काटोगे तो माटी ऊपर तली हो जाएगी ना उसमें। हाँ जी। अगर आधी इंच 1 इंच तो तले तार दिया ना आपने बीज, वो अच्छा जी। तो आपका 80% तोड़े काबू बोलेगा। अच्छा, मतलब जमाव नहीं होता उसका। हाँ, नंबर 2 बात, आगे सीजन में अगेता बहुत थोड़ा सा क्यों। ठीक है सर। नंबर 3 बात कि जो आप बीज बो रहे हो, घर का बो रहे हो, तो छाण का जरूर बो, उसमें मुंडुसी का बीज होता है, किसान को पता ही नहीं होता उस चीज का। हाँ जितना जी, ठीक है सर। बारह का बोआ थैली थैली बोआ ले आकर। ठीक है। एक बात और महत्वपूर्ण बताऊंगा कि जहां गेहूं का जमाव कम होगा खेत में, अच्छा जी। वहां मुंडुसी ज्यादा जमेगी, जहां सूरज की रोशनी पड़ेगी। हाँ जी। जहां खापरे होंगे ना बीच में, हाँ जी। वहां ज्यादा जमेगी। अगर आपका पूरा जमाव है खेत में तो मुंडुसी वैसे ही कम जमेगी, 50-60% कम जमेगी आपकी। ठीक है जी बात। और वह जब जमाव पूरा होगा जब खेत आपका लेवल है। हाँ जी। अगर खेत लेवल नहीं है, अगर नीचा है तो भी गल जाएगा आपका बीज, कम जमाव होगा, और ऊंचा है तो भी कम जमाव होगा बीट का, गेहूं का। ठीक है सर। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी जो टाइम पे अगर दवाई का प्रयोग करते हो, टाइम पे दवाई का, और सबसे अच्छा इसका कंट्रोल क्या है कि फसल चक्कर है। हमने श्रीमान जी 2-3 साल हो गए आग लगाए कणक वाले खाने में, सूखे बह के पानी लगावा। हाँ बस ये है जी तो अब क्या गुल्ली डंडा की समस्या हुआ और कोई दिक्कत नहीं और पैदा अब मैंने बता दिया आपको, ये कुछ काम करोगे ना आप तो आपका कंट्रोल आ बस जाएगा। ये बचाओगे 20 रुपये, खो गया 80 रुपये। धन्यवाद। हाँ, फिर मैं ये कहूंगा कि मान लो आगे मुंडुसी तो, और आपकी 2-4 मन घट गई तो नुकसान वो पूरा नहीं होता जो जलाने से खेत का हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान है उसका। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज का हमने विषय चुना था गेहूं की कटाई और गहाई में सावधानियां। विशेषज्ञ थे डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ ही कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दें। अच्छा भाइयों, राम राम।